Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of May 2025. तो गाइज आज है तारीख 7 मई 2025 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो सभी यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सबसे पहला जो आर्टिकल है दोस्तों वो हमारे एग्जैक्टली थंबनेल में भी मेंशन्ड है, जो आज से कुछ दिनों पहले 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट के थ्रू जो अटैक किया गया था पहलगाम रीजन में, उसके बदले के इंतज़ार में बहुत सारे लोग बैठे थे। नाउ फाइनली यहाँ पर ये इंडिया का एक बहुत बड़ा रिवेंज है और इस रिवेंज को हमने एक ऑपरेशन के थ्रू कंडक्ट किया है। नाम है इसका ऑपरेशन सिंदूर। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरकार वो कौन कौन सी लोकेशंस हैं, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे बताया जा रहा है 9 लोकेशंस हैं जहाँ पर भारत ने स्ट्राइक किया है, भारत ने मिसाइल से अटैक किया है। इवन कुछ लोकेशंस दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भी हैं और कुछ लोकेशंस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके वाले रीजन में भी हैं। तो वो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब कुछ हुआ है दोस्तों यहाँ पर कल देर रात को। उससे पहले जो ये पूरा अटैक हुआ है ना, उससे जस्ट 15 मिनट पहले यहाँ पर इंडियन आर्मी ने एक वीडियो भी रिलीज़ किया था। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान में हुआ है, क्या दृश्य आ रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो आपके सामने मैं प्ले कर रहा हूँ, ये ट्विटर हैंडल है, ये आप देख पाएंगे इंडियन आर्मी का, और इन्होंने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया था कल देर रात, जैसे मैंने आपको बताया जस्ट इस ऑपरेशन को चलाने से 15 मिनट पहले। ये वीडियो प्ले हो रहा है, इसको देखिएगा। I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हम तैयार हैं हर चीज के लिए। The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. और जस्ट इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर और भी बहुत सारे ट्वीट आर्मी की साइड से किए जाते हैं, और वो यहाँ पर ट्वीट को जब आप लोग देखोगे तो इसमें यहाँ पर इन्होंने फिर मेंशन किया कि पाकिस्तान ने वापस से सीज़ फायर एग्रीमेंट को वायलेट किया है, अपनी जो आर्टिलरी गन है वो फायर की है स्पेशली पूंछ वाले रीजन के अंदर में, तो वो सब मेंशन किया है। अब इंडियन आर्मी ने उसको लेकर रिस्पॉन्ड भी किया है और फिर उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ पर ये ट्वीट देखने को मिलेगा जस्ट 7 आवर्स पहले, और ये जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है उसी का रिवेंज है। जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। अब दोस्तों ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद आपने कुछ इस प्रकार के ये हाइलाइट्स भी देखे होंगे, ये न्यूज़ आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके 20 ऐसे फोटो निकल कर आ रहे हैं जहाँ पे दिखाया जा रहा है जाम में जो पाकिस्तानी हैं ये सब यहाँ पर फंस चुके हैं, इनके सामने एक धमाका भी हुआ है। फिर मुजफ्फराबाद की बात हो रही है, यहाँ पे तबाही हुई है। मुदरीके की बात हो रही है, यहाँ पर तबाही हुई है, ठीक है। इन एरियाज़ को यहाँ पे खाली करवाया गया है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ सबसे पहले उन लोकेशंस पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सबसे पहले देर रात लगभग 1:44 AM पर पीआईबी की साइट से पूरा डिटेल पब्लिश होता है कि हाँ इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को कर दिया है लॉन्च। ये ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये रेवेंज है। देन उसके बाद यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ध्यान रखिए हम लोगों ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है, जितने भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा केवल और केवल जो यहाँ पे आज के समय पर डिस्प्यूट है वो है पाकिस्तान में जो बैठे हुए आतंकवादी हैं उनके साथ में। उन्होंने यहाँ पर ये अटैक करवाया, इंडिया के अंदर यहाँ पर ये अटैक होता है पहलगाम के अंदर में, वो आते हैं निहत्थे लोगों पे ये गोलियां चलाते हैं। फिर अब होता यहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर या पाकिस्तान के अंदर में वो आज के समय पर प्रेजेंट है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तभी तो प्रेजेंट है, तो दोस्तों इनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे हिट किया गया है। इवन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है, पीओके वाला रीजन, यहाँ पर भी टेररिस्ट प्रेजेंट है, इनके खिलाफ भी रिटेलिएशन हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया 9 अलग अलग साइट्स हैं जिनको टारगेट किया गया है, और यहाँ पर क्लियरली गवर्नमेंट ने मेंशन किया है। देखिए जो हमारा मेन फोकस है, मेन फोकस यहाँ पर यह है कि इस मामले को यहीं पे रफा दफा किया जाए,
ठीक है, ये हमारा रिवेंज था, शुरुआत तुमने किया था। अब कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को हमने ऐसा टारगेट नहीं किया है, कोई भी यहाँ पर इस तरीके का हमारा टारगेट नहीं रहा है कि हम टेररिस्ट के अलावा किसी को और मारना चाहते हैं। इंडिया का जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन है, वो यहाँ पर ये दिखाता है कि हमने बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड वे में अपने केवल और केवल जिन टारगेट को हिट करना था, उन टारगेट्स को हिट किया है। हमारा मेन पर्पज़ है टेररिस्ट को एलिमिनेट करना। तो वो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कोशिश की है। और जितनी भी दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिटेल्ड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये देर रात हुआ हुआ ऑपरेशन है। अब बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आ रहे हैं, तो आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं। अभी इस पे मैसिव डिटेल्स आनी बाकी हैं। तो जो भी डिटेल्स आएंगी वो सब थोड़ी देर बाद पता चलती रहेंगी, वो सब अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। कल के न्यूज़पेपर में और भी आर्टिकल पब्लिश होंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है इसको लेकर मिली है। अब दोस्तों सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से रीजन है जिनको स्ट्राइक किया गया है। कुछ न्यूज़ आर्टिकल ने उन रीजन्स को यहाँ पर मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल ये आप देख पाएंगे, ये है हमारा LOC वाला रीजन, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके पीछे जो रीजन है, यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये तो भारत की टेरिटरी है, लेकिन करंट समय पर पाकिस्तान के अंडर में है ये। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, अगर आप लोग बालाकोट स्ट्राइक वगैरह देखोगे तो हमारे जो जेट्स हैं वो यहाँ पर गए थे और जेट्स ने यहाँ पर बॉम्बार्डिंग की थी। लेकिन इस बार हम लोगों ने अपने ही टेरिटरी में रह के मिसाइल्स दागे हैं। स्पेशली ये LOC के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स के अंदर में यहाँ पे जिसको मैंने मार्क किया है। उसके साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भी जैसे एक स्ट्राइक वन मुजफ्फराबाद की बात हो रही है, जो अभी हम लोगों ने न्यूज़ आर्टिकल में जस्ट पहले फोटो भी देखा था। दूसरा स्ट्राइक यहाँ पर कोतली है LOC के पास। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो तीसरा स्ट्राइक है वो पाकिस्तान के अंदर एक जगह है भवलपुर। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट प्रेजेंट हैं, टेररिस्ट का एक बहुत बड़ा कैंप है, तो बेसिकली वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी स्ट्राइक किया गया है। तो कुल मिला के 9 जगह पे जो स्ट्राइक हुआ है उसका इंपॉर्टेंट मैप ये है, जिसमें POK वाले रीजन में जो मेजर जगह है, जिसमें कोतली है, गुलपुर है, भीमर है, देन सियालकोट है, फिर उसके बाद में चकमरू है, देन मुरीदिके है। ठीक है, ये रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, पाकिस्तान में है। यहाँ पर भी बताया जा रहा है बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है। इसके जो वीडियोज़ हैं, पहले तो यहाँ पे पाकिस्तान रिफ्यूज़ कर रहा था, नहीं हमारे पास में कोई अटैक नहीं हुआ है, जो हमने पहले अटैक्स करे थे। इस बार उन्हीं की साइड से यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है, वीडियो शेयर की जा रही हैं। देन उसके बाद में ये भवलपुर रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये वो इंपॉर्टेंट रीजन है। लगभग 3 प्लेसेस पाकिस्तान के अंदर में है, फिर कुछ और प्लेसेस हैं जो POK वाले रीजन के अंदर में है, जहाँ पर ये स्ट्राइक भारत की साइड से की गई है अंडर ऑपरेशन सिंदूर। अब जो भी ये स्ट्राइक हुई है उसको लेकर कुछ ऐसे दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, कुछ मिनटों पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये कुछ वीडियोज़ यहाँ पर शेयर की जा रही हैं। देन साथ ही साथ में इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुआ है, उसमें ये कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर आई हैं, कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। इस प्रकार से धमाका हुआ है लोगों के सामने। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे और वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। हॉस्पिटल्स के अंदर में करंट समय पर जो क्राउड है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर ये फ़ोटोज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मुजफ्फराबाद की यहाँ पर ये फ़ोटो है। ठीक है, जहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है। देन उसके बाद ये एक फ़ोटो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, POK के जो मुजफ्फराबाद है उसके फ़ोटोज़ आपको ये देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये बात हो रही है मुरीदिके के बारे में। जो ये मुरीदिके है वहाँ पे भारी तबाही हुई है, लोगों से जो इलाके हैं वो खाली करवाए गए हैं। ये यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। स्ट्राइक के बाद में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पे सिक्योरिटी को करंट समय पर बढ़ा दिया गया है। सड़कों पर जो जवान हैं इनको तैनात किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पाएंगे। और जो लाहौर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर जो मुरीदिके वाला रीजन है, यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। ये कुछ फ़ोटोज़ आपको और भी देखने को मिल जाती हैं। फिर और भी वेरियस फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगी जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है। हालांकि यहाँ पर उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से बहुत सारी जो यहाँ पर फायरिंग्स हैं वो की गई हैं, और इसको लेकर पाकिस्तान बोलता है कि हम आगे रिटालिएशन भी करेंगे, हम वापस से यहाँ पर एक जवाब देंगे, बदला देंगे। लेकिन जबकि इंडिया बोल चुका है, देखिए ये इस अटैक को लेकर कोई रिटालिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी ऐसा कह सकते हैं मिलिट्री बेस वगैरह या पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी को हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा अटैक नहीं किया है या टारगेट नहीं किया। हमारा टारगेट था टेररिस्ट को एलिमिनेट करना, वो हमारा मेन पर्पज़ था। और अगर रिटेलिएशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है, तैयार हैं हम लोग उस चीज़ के लिए भी, है ना। उस चीज़ को भी यहाँ पर हम लोग हैंडल कर लेंगे जैसे पहले यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरे जो दृश्य हैं वो सब दिखाई दे रहे होंगे। कुछ ऐसे भी यहाँ पर कह सकते हैं कि वीडियोस, फोटोज़ रिलीज़ हुए हैं कि जहाँ पे अटैक हुआ है, मिसाइलें गिरी हैं, वहाँ पे
लगातार धुआं-धुआं उठ रहा था, ठीक है? देर रात के यहाँ पर ये सारे के सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं। ये वो वीडियो है जो मैंने आपको शेयर किया था। लगभग यहाँ पे मैंने बोला इंडियन आर्मी ने रात को पहले ये दिखाया, ये वीडियो शेयर किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक खतरनाक हमला भी होता है। ये सारे फ़ोटोज़ हैं रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान रिटेलिएशन करने के लिए बोल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की साइड से बहुत सारे फेक न्यूज़, गलत-गलत खबरें भी छापी जा रही हैं, जिसको लेकर जो पीआईबी फैक्ट चेक है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। ये आप देख पाएंगे पीआईबी फैक्ट चेक ने इस चीज़ को मेंशन किया है। पाकिस्तान कह रहा है हमारे ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी अटैक किया है, पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर एयरबेस को अटैक कर दिया है ना, जो ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर है उसको अटैक कर दिया है, ऐसा यहाँ पे पाकिस्तान का क्लेम है। ये सारे के सारे फेक क्लेम है दोस्तों, कुछ भी यहाँ पर इस तरीके का अटैक वगैरह इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। ये सारे के सारे फेक न्यूज़ हैं। गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पर इसको कंफर्म कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ट्विटर हैंडल अकाउंट पर जाएंगे, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। नो सच अटैक हैज़ बीन लॉन्च्ड एट श्रीनगर एयरबेस बाय पाकिस्तान एयरफोर्स। किसी चीज़ में जीतें या ना जीतें, फेक न्यूज़ फैला फैला के यहाँ पर ज़रूर से जीत सकते हैं कि हाँ हम जीत गए हैं, जबकि यहाँ पर पूरा डिस्ट्रक्शन मच रहा है फिर भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे आज, वैसे कल मैंने आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में कि आज एक मॉक ड्रिल होना था, ठीक है, आज एक मॉक ड्रिल होना था क्योंकि आज है 7 मई। 7 मई को सायरन बजने थे। उसके अलावा यहाँ पे लोगों को इसके बारे में कह सकते हैं अवेयर करने की ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोगों ने 244 डिस्ट्रिक्ट जो अलग अलग 3 कैटेगरीज में बांटे हैं, कैटेगरी 1, 2 एंड 3, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर में 244 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर कुछ सिचुएशंस बुरी हो सकती हैं, तो वहाँ पर कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर एनडीएमए की साइड से वीडियो रिलीज़ किया गया है दोस्तों। अभी जस्ट मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, क्योंकि मॉक ड्रिल्स को लेकर है, यानी अगर ये कुछ सिचुएशंस और ज़्यादा गंभीर होती है तो हमें क्या करना है, ठीक है। मैं आपको वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो पब्लिश यहाँ पर हुआ है, और किसकी साइड से ये आप लोग देख पाएंगे, एनडीएमए ने यहाँ पर खुद इसको पब्लिश किया है। और ये बात करते हैं कि जो ब्लैकआउट एक्शन प्लान है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे प्रिपेयरनेस के लिए। शांत रहें, प्रिपेयर रहें, जो ये इमरजेंसी है एक यूनिटी के साथ में रहना होगा, क्योंकि कंडीशंस हो सकता है आगे जाके थोड़ा सा और बुरी हो जाएं, पाकिस्तान रिटेलिएशन में अटैक करे। तो इसके लिए यहाँ पर रेगुलर ड्रिल अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको इस सिचुएशन में सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। कोई पैनिक ना क्रिएट करें, आराम से हम मिलकर यहाँ पर इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, ठीक है। बस खाली यूनिटी बनाए रखें और कोई भी पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। दूसरी तरफ ये वीडियो यहाँ पर शेयर करना दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, When life feels peaceful, families dining, children playing, markets buzzing, it's easy to forget how fragile that peace is. At the moment an air raid siren pierces the calm, everything changes. India's safety doesn't begin at the border. It begins with you. When you hear the siren, act fast. Turn off all lights, fans and appliances. समझ Draw the गए। curtain. जब सायरन यहाँ पर सुनाई दे, जो आपकी लाइट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर ऑफ करनी है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ध्यान से Shut the सुनना। windows. Even a single spark can guide the enemy. This isn't panic. This is preparedness. The strength of a nation that knows how to protect its own. Teach your children what to do. A child pulls the curtain. A teen helps their grandparents turn off the lights. A family sits in silence. Calm, composed, ready. Across the city, the spirit awakens. Volunteers check rooftops for light leaks. Women check on elderly neighbors. Soldiers at the border, calm, alert, unwavering. This is India. Every home, a fortress. Every citizen, a shield. In darkness, we don't hide, we unite. From cities to villages, a quiet blackout spreads. Not out of fear, but love. Love for country, love for each other, and belief that in every test, India stands tall. Stay calm, stay strong. जो मैं अभी आप लोगों We से belong कह to रहा India. था, शांत रहें, India belongs एक to यूनिटी us. बना के रखें, साथ में मिलकर लड़ेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला वीडियो भी देख लिया है, और इसको मेक श्योर करना, शेयर करो, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए, ये भी यहाँ पर आर्टिकल आपका क्लियर हो जाता है। मॉक ड्रिल्स के अंदर क्या क्या होगा वो सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है, कैसे आपको रेडी रहना है मॉक ड्रिल्स को लेकर, वो भी यहाँ पर शेयर कर दिया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी हमारे लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है।
ठीक है, ये आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, और इकॉनमी के साथ में भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, इकॉनमी जो हमारा जीएस पेपर नंबर 3 में आता है। तो एक अपडेट तो दोस्तों यहाँ पर कल ये निकल कर आता है जो अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड अपडेट जो है दोस्तों, ये भी एक मेजर अपडेट है इंडिया की अर्थव्यवस्था को लेकर। भारत और यूके के बीच में फाइनली, हाँ बिल्कुल कहना पड़ेगा फाइनली भाई, पिछले 3 साल से ये अग्रीमेंट अटका हुआ है, तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनली यहाँ पर इसको कंक्लूड कर दिया गया है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों ने मिलकर एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया है साइन, जिससे 99% भारत के जितने भी एक्सपोर्ट्स होने वाले हैं, जो इंडिया बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करता है स्पेशली यूके को, उसमें हमें मेजर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो पहले हमारे ऊपर टैक्सेस लग रहे थे, चार्जेस लग रहे थे, वो यहाँ पर रिड्यूस कर दिए गए हैं। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता क्या है? यही तो होता है दोस्तों। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, आइए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आप उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन ओवरऑल एफटीए का मतलब ये होता है कि अगर दो कंट्रीज, लेट्स से यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम इंडिया यूके का ही ले लेते हैं, इन दोनों कंट्रीज के बीच में अगर कोई व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो इस ट्रेड के दौरान दोस्तों एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भी हम लोग ये ट्रेड कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे टैक्सेस यानी टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का मतलब ये होता है कि अब वो जो टैक्सेस या टैरिफ हमने लगाए हैं, वो कम कर दिए जाएंगे या माफ़ कर दिए जाएंगे, या वो इम्पोज नहीं करे जाएंगे, जिससे ट्रेड में छूट मिलेगी। क्योंकि टैक्सेस लगने की वजह से वही प्रोडक्ट इंडिया का यूके में महंगा बिक रहा था, और वही सिमिलर प्रोडक्ट यूके का इंडिया में आकर जाकर वो थोड़ा सा महंगा बिक रहा था, क्योंकि ऊपर से एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा था, टैरिफ देना पड़ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। सिंपल। अब देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अलग अलग नाम से जानते हैं, जो भारत ने अलग अलग देशों के साथ में साइन भी किया है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है रिगार्डिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या करता है, जो अभी हमने यूके के साथ में साइन किया है, वो जितने भी टैरिफ होते हैं ज़्यादातर गुड्स के ऊपर में, उसको एलिमिनेट कर देता है, या तो कम कर देगा या माफ़ कर देगा। दूसरा होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये भी एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि ये लिस्ट जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये है टाइप्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में भी दोस्तों क्या होता है, जो टैरिफ होते हैं स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर में, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। फिर तीसरा यहाँ पर आप देख पाएंगे वो है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है, ये मल्टीपल नेशंस के बीच में होता है, यानी एक रीजन के आधार पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भारत और आसियान देश, ठीक है, आसियान में 10-11 कंट्रीज जो हैं, यहाँ पर 10 कंट्रीज जो हैं, इनके साथ में भारत के जो ट्रेड हो रहा है, इसको हम रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। फिर ऐसे दोस्तों यहाँ पर एक होता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो दो कंट्रीज के बीच में होता है, स्पेशली जैसे भारत श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसको हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ट्रीट किया है। फिर होता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, अगेन ये जो ट्रेड पैक्ट है, अगेन वो दो कंट्रीज के बीच में, जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। फिर यहीं पर होता है दोस्तों सेपा और सेका। सेका क्या देखेंगे तो ये होता है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो इंडिया सिंगापुर के बीच में किया गया है ना। ऐसे यहाँ पर इंडिया यूए के बीच में सेपा एग्रीमेंट हुआ है। ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। सबका जो मेन पर्पस है वो यही है, जो टैरिफ लग रहे थे, चार्जेस लग रहे थे, उसको यहाँ पर रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना। समझ गए ये इंडिया यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस के बारे में। और मैंने आपको बता दिया कि देखो, आज जितना भी व्यापार भारत और यूके के बीच में हो रहा है, हमारा मेन पर्पस है कि इसको एक्सपैंड करना, और इसको एक्सपैंड आराम से किया जा सकेगा। रीज़न भाई, अब यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, व्यापार के अंदर में और ज़्यादा छूट मिल चुकी है। जो टैरिफ है उसके ऊपर में यहाँ पे एक छूट मिल चुकी है, तो इससे व्यापार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेड सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा तो बेसिकली हमारा आने वाले समय पर गोल है कि इस डील की वजह से साल 2030 तक दोनों देशों का जो बायलैटरल ट्रेड है वो डबल हो जाएगा। यानी आज जितना भी है उसका 2 into होने वाला है आने वाले कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर में, जिसमें 99% के आसपास जो भी यहाँ पर इंडियन एक्सपोर्ट्स मेंशन करे जा रहे हैं, उन एक्सपोर्ट्स को जीरो ड्यूटी से फ़ायदा मिलेगा। यानी कहने का मतलब है, भारत बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है यूके के अंदर, साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़ें यूके से इंडिया इंपोर्ट भी करता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों ही देशों के पास में एक दूसरे के कंट्री का मार्केट है। तो जब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है टैरिफ में छूट मिलेगी, तो मेंशन किया जा रहा है 99% इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट होता है यूके के अंदर में, उसमें जीरो ड्यूटी लगने वाली है। कोई जो टैरिफ लग रहा था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे यूके के मार्केट के अंदर में भारत के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। सस्ते हो जाएंगे तो ज़्यादा डिमांड होगी, बिकेंगे, ऑब्वियसली बात है हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हम ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएंगे, ज़्यादा सामान बेच पाएंगे। समझ रहे हैं? आई होप आपको ये क्लियर हुआ। देन उसके साथ साथ दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फोटोज़ वगैरह रिलीज़ की गई हैं, जैसे आप ये देख पाएंगे, मनी कंट्रोल की साइट से ये डिटेल आया है,
जिसमें मेंशन किया है टैरिफ कट होने की वजह से, जैसे 90% यूके के गुड्स है उस पर भी टैरिफ कट किया गया है। देखो यूके से क्या होता है, ब्रिटेन से विस्की और गिन आता है, विस्की और गिन। विस्की जब आती है यूके वाली इंडिया के अंदर में, तो उस पर भारत 150% के आसपास टैरिफ को इम्पोज करता है, 150% टैक्स। तो इस अग्रीमेंट के तहत इंडिया ने बोला है इसको हम कम कर देंगे और कम करके 75% ले आएंगे, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके यहाँ पर लेकर आया जाएगा और फिर 75% से फिर और कम कर देंगे आने वाले 10 साल पर। ये जो 150% है ये कुल मिला के कम होकर 40% के आसपास टैरिफ हो जाएगा, जिससे ये ज़्यादा विस्की गिन भारत के अंदर में आ सकेगा। मार्केट का एक्सेस यहाँ पर यूके को मिल रहा है, वो भी इंडिया के मार्केट का एक्सेस। ठीक है, फिर उसके बाद में मेंशन किया गया है 85% जितने भी आइटम्स होने वाले हैं ये आने वाले समय पर टैरिफ फ्री होने वाले हैं 10 सालों में। इतने उससे एक्सपेरिमेंट किया गया है। दोस्तों ध्यान में रखना, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है ना ज़्यादातर कंट्रीज़ के बीच में, वो ये कहते हैं आज व्यापार हो रहा था, कल से व्यापार डायरेक्टली फ्री हो जाएगा। लेकिन ये जो भारत यूके के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक यहाँ पर क्यों है, क्योंकि हमने इसको अलग अलग फेसेस में लॉन्च करने की बात की है। एक ही बार में कल से ही हम लोग ऐसा व्यापार में छूट नहीं देने वाले, फेसेस में थोड़ा थोड़ा करके देंगे। इवन ये भी मेंशन किया गया है आने वाले 10 ईयर्स के अंदर, आने वाले 10 सालों में हम क्या करने वाले हैं, 85% के आसपास जो आइटम्स हैं, कितने 85% जो आइटम्स हैं दोस्तों यहाँ पर उन पे टैरिफ बिल्कुल फ्री हो जाएगा, धीरे धीरे काम होगा। फिर ऐसे ही दोस्तों यूके से भारत के अंदर में कार्स आती हैं। ठीक है, हम लोग कार्स यानी कि हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बड़ा इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक कोटा सिस्टम के माध्यम से यूके के कार के ऊपर में टैरिफ को इंपोज करेंगे। ये टैरिफ को कैसे इंपोज किया जाएगा जरा सुनिए। यहाँ पे कोटा सिस्टम के लिए बोला गया है कि मान लो भारत यूके से ये कह देगा इतनी वॉल्यूम्स में या इतने नंबर्स ऑफ कार्स अगर भारत में आती है तो उस पर 10% कोटा लगेगा, क्योंकि पहले ये 100% टैरिफ लग रहा था, इसको कम करके 10% के लिए बोला गया है। लेकिन ये 10% अंडर कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम मतलब कि भाई इतने नंबर्स ऑफ यानी इतने मात्रा में अगर कार भारत इंपोर्ट करता है तो भैया 10% टैरिफ लगेगा। ठीक है, हम 10% टैक्स लगाएंगे। अगर ये नंबर से ज़्यादा कार्स भारत में आती हैं तो वो नंबर सीधा 10 से बढ़कर फिर से 100% टैक्स हो जाएगा। तो छूट तो यहाँ पे भी दी गई है ना। पहले तो जितनी भी कार आ रही थी उस पर 100% टैक्स इंपोज कर रहा था, अब एक लिमिटेड अमाउंट में इस टैक्स को 10% यानी कि 100 से कम करके 10% के आसपास कर दिया गया है। फिर तीसरी चीज यहां पर आप देख पाएंगे लोअर ड्यूटीज एंड कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। जितने भी यहां पर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट या मेडिकल डिवाइसेस का ट्रेड होता है उन सब को लेकर यहां पर जो टैरिफ्स हैं उनको कम कर दिया गया है। वही सिमिलर चीजें यहां पर इंप्लीमेंट की गई हैं जो मैंने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में वही 100% से 10% कर दिया गया है, लेकिन कोटा के आधार पर कोटा वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भारत यूके के जो रिलेशंस हैं अगर आप इनको देखोगे तो रिलेशंस पहले बीच में यहाँ पर सही थे, थोड़ा सा रिटेलिएट हुए, फिर उसके बाद में फिर से यहाँ पर सही हुए, क्योंकि ये जो डील है ना दोस्तों, ये डील कोई नई नहीं है। इस डील को लेकर जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग पिछले 3 साल या हम कह सकते हैं 3 से ज़्यादा साल हो चुके हैं इस डील का इंतजार करते करते। फाइनली ये कंक्लूड हो गई, क्योंकि हमने इस प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ में साल 2022 के अंदर में लॉन्च करने की बात की थी, लेकिन बात अटकी रह गई। बीच में ऋषि सुनक आ भी गए, नए प्रधानमंत्री बन गए, वो भी चले गए। अब यहाँ पर कीर स्टारमर हैं, तो कीर स्टारमर के अंदर में फाइनली यहाँ पर यह एग्रीमेंट हो चुका है। इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों, ये भी मेंशन किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है दोनों कंट्रीज़ के जीडीपी को भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा। फिर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ज्वेलरीज हैं, जेम्स हैं, भारत परचेज करता है, उस पर भी जो टैरिफ कट वगैरह वो भी देखने को मिलेगा। टैरिफ वगैरह थोड़े से उस पर भी कट करे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा फैक्ट ध्यान में रखिएगा। फैक्ट नंबर 1 इज जो भी इंडियन वर्कर्स यूके के अंदर में है या ब्रिटिश वर्कर्स यानी ब्रिटेन के वर्कर्स यहाँ पे अगर भारत के अंदर में वर्क कर रहे हैं, यानी इंडियन वर्कर्स यूके में हैं और ब्रिटिश के वर्कर्स अगर इंडिया में है, तो इनको अलग अलग पेंशन सिस्टम्स, 2 पेंशन सिस्टम फॉलो करना पड़ता था, उनमें से अपनी सैलरी को रिड्यूस करके डालना पड़ता था। तो अब ये 2 पेंशन सिस्टम को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा मेंटेन हो पाएगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन ये भी किया गया है दोस्तों कि इन सब का मैसिव लेवल पर एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हम कहेंगे फ़ायदा कैसे होने वाला है? फ़ायदा कुछ इस प्रकार से होने वाला है, आने वाले समय पर दोनों कंट्रीज़ की जीडीपी ग्रोथ में सपोर्ट मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल जब बात करता हूँ सपोर्ट मिलेगा तो इंडिया को कितना सपोर्ट मिलेगा, इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से जब व्यापार में छूट मिलेगी तो आने वाले 5 सालों के अंदर में ध्यान रखिए इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 0.5% से लेकर 0.75% के आसपास ग्रो हो सकता है, इसमें एक इंक्रीमेंट नजर आएगा। ये इंडिया का है। दूसरी तरफ अगर आप देख पाएंगे यूके को कितना सपोर्ट मिलेगा, यूके को दोस्तों यहाँ पर 0.3% से लेकर 0.5% के आसपास यहाँ पर ये ग्रोथ मिलने वाली है, तो ये बड़ा फायदा होने वाला है। उसके अलावा पिछले कुछ समय पर अगर आप देखोगे इंडिया यूके के बायलैटरल ट्रेड दोनों के बीच का व्यापार, तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर में देखोगे तो ये मैसिव तरीके से ग्रो भी करा है। 2022-23 के अंदर में हमने 36.3 बिलियन पाउंड्स के आसपास का ये टोटल व्यापार किया है। बाकी 2021 से बातचीत चल रही थी, फाइनली अब इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। दूसरी तरफ इंडिया का बड़ा डायस्पोरा, क्योंकि देखिए यूके के लिए भारत बहुत ज़रूरी है, इवन दुनिया के लिए भारत बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में इंडियंस फैले हुए हैं आज के समय पर। अगर आप देख पाओगे ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन के अंदर में इंडियन डायस्पोरा कितना है, यानी भारत के लोग वहाँ पर कितने हैं, केवल 1.8% पॉपुलेशन। देखना आप समझिए दोस्तों, यूके में केवल 1.8% के आसपास जो आबादी भारतीयों की है वो अकेले ब्रिटेन की टोटल इकोनॉमी में, टोटल जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन तो हमने शुरू से ही बहुत दिया है, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस अमाउंट जो गया है वहाँ पर, तो कंट्रीब्यूशन शुरू से ही दिया है। इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं तो 1.8% पॉपुलेशन, केवल इतनी पॉपुलेशन 6% के आसपास का ब्रिटेन की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। ये है दोस्तों इंडियन डायस्पोरा का स्पेशल यहाँ पर कह सकते हैं इंपॉर्टेंस यूके के अंदर। उसके अलावा मिलिट्री के आधार पर देखोगे तब भी यूके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ट्रेड रिलेशन डिस्कस कर लिया, क्या चल रहा है वो सब कुछ डिस्कस कर लिया, तो बचा लास्ट वो है मिलिट्री रिलेशन। तो दोनों के बीच में अलग अलग प्रकार के अभ्यास होते हैं। तो याद रखिए भारत और यूके के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेज की जब भी बात आएगी तो अजय वॉरियर, कॉनकन, कोबरा वॉरियर, इस प्रकार के अभ्यास दोनों देशों के बीच में कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, दैट्स इट, कहानी खत्म, इतना पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। अगला न्यूज़ आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 9 पे प्रेजेंट है। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में लिंक करेंगे, ठीक है, और एग्रीकल्चर के साथ में लिंक कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी का एक टॉपिक आता है, वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं। मामला एग्जैक्टली क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पर एक डिबेट की बात हो रही है और डिबेट इज फूड वर्सेस फ्यूल, ठीक है, फूड वर्सेस फ्यूल। या तो यार खाना ले लो, आपके सभी लोग देश के अंदर में उनका पेट भर जाए, या फिर दूसरी तरफ फ्यूल ले लो, ठीक है, या फ्यूल ले लो जो बेसिकली यहाँ पर एक एनर्जी आपको प्रोवाइड करवाएगा जिससे आप गाड़ी मोटर चला सकेंगे। तो लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप कहोगे लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियस सी बात है फूड है, खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फ्यूल तो यहाँ पर और भी चीज़ों से बन जाएगा। तो मामला क्या है, मामला है दोस्तों यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग का। किस चीज़ का, इथेनॉल ब्लेंडिंग का। अब आप समझते होंगे एग्जैक्टली यहाँ पर होता क्या है। इंडिया जो है ना करंट समय पर वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर है, किस चीज़ का, क्रूड ऑयल का। इम्पोर्टर हैं हम लोग क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, याद रखिएगा। जब बात करते हैं कच्चे तेल का तो आज भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आबादी, और आप इमेजिन करो दोस्तों इतनी बड़ी आबादी की कच्चे तेल की जो पूर्ति है, क्योंकि इसी कच्चे तेल को रिफाइन करके हम लोग पेट्रोल, डीजल या बाकी दूसरे और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इतने बड़ी देश की आबादी का 85%, 85% जितनी भी ज़रूरत है कच्चे तेल की वो बेसिकली केवल और केवल इंपोर्ट करके होती है, बाहर से ये तेल मंगा के होती है। तो हमारी निर्भरता कितनी ज़्यादा है दूसरे देशों पे, आप कहोगे ये बहुत है यार, 85% बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के मामले में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, समझ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, हमने एक चीज़ डिसाइड की कि जो ये क्रूड ऑयल आ रहा है जिससे पेट्रोल वगैरह बना रहे हैं तभी आपकी गाड़ी मोटर चल रही है, तो इससे अच्छा ये क्यों ना हो कि हम कोई ऐसा स्टेप उठा लें कि पेट्रोल का जो खपत है, पेट्रोल का जो कंजम्पशन है, इसको हम लोग थोड़ा सा रेगुलेट कर सकें। रेगुलेट कैसे कर सकते हैं कि भाई कंजम्पशन को कम कर लिया जाए। अब आप सोच रहे हैं हमने ये एक तरीका निकाला कि पेट्रोल का जो कंजम्पशन है ये भी कम हो जाए, लेकिन लोगों की जो ज़रूरत है वो कम ना हो। कहोगे ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया कि हमने पेट्रोल के अंदर में एक चीज़ मिला दी जिसको नाम दिया गया इथेनॉल। इथेनॉल को मिक्स कर दिया। तो भाई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 100% पेट्रोल था अभी तक, इस 100% में पहले हम लोगों ने 10% इथेनॉल का टारगेट बनाया, फिर 20% का टारगेट बनाया, अब इस टारगेट को बढ़ा रहे हैं हम धीरे धीरे करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ये देख रहा है कि हम 30% के आसपास इथेनॉल अपने पेट्रोल में मिलाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोग अपने 20% के टारगेट तक तो आ चुके हैं ऑब्वियसली,
है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो पुराना टारगेट है 20% का, उस पे आ चुके हैं। यानी कि आज अगर 100% हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं तो पेट्रोल पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस 100% पेट्रोल में हम लोग केवल 80% ही पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, बाकी 20% इथेनॉल आ रहा है। इथेनॉल को हम खुद बनाते हैं अपने देश में, मक्का, गन्ना, इन सब चीज़ों से। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, पेट्रोल का जो कंजम्पशन है ये कम हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कैसे हुआ? लेकिन हमने इथेनॉल को मिलाया। इथेनॉल बन किससे रहा है? गन्ने से। गन्ने से क्या बन रही है? सर चीनी बन रही है। इथेनॉल बन किससे रहा है? मेज़ से, मक्के से। ठीक है? अब चाहे चीनी हो, शुगर इंडस्ट्री हो, मेज़ इंडस्ट्री हो, ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। शुगर हम बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं दुनिया भर को। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फूड है और हम लोगों ने उस फूड को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो फूड का यहाँ पे शॉर्टेज हो सकता है फ्यूल के चक्कर में। तो इसको लेकर एक बड़ी डिबेट है। क्या ये सही है? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आइए ज़रा मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। और अगर इम्पैक्ट है बुरा, ये अगर समस्या है, तो जैसे आप कहते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, तो इसका भी तो कोई सोल्यूशन होगा ना। अगर इसका सोल्यूशन है तो वो क्या है, चलिए मैं आपको उसके बारे में भी समझाता हूँ। एक सेकेंड रुको, यहीं तक कहानी सीमित है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग से डिटेल्स प्रोवाइड करवाऊंगा, सो डोंट वरी। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? सबसे पहले इथेनॉल का एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है? एक्चुअली में क्या होता है, भारत सरकार ने साल 2001 के अंदर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या था? पेट्रोल के अंदर में इथेनॉल को मिक्स करना ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन शुरुआत में हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। साल 2020 के अंदर में केंद्र सरकार ने ये अपने टारगेट को बढ़ाकर ये बोला कि हम लोग अपने पेट्रोल के अंदर में 20% के आसपास इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे। यानी 100% पेट्रोल ना होकर वो 80% पेट्रोल होगा, उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। समझ गए? और यहाँ तक दोस्तों कहानी पहुँच भी गई है, क्योंकि साल 2024 में ये ब्लेंडिंग का परसेंटेज 15% पहुँच गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाएंगे 2025 तक 20% का टारगेट भी हम लोगों ने पूरा किया। आज सबसे ज़्यादा पेट्रोल में इथेनॉल कहाँ पे मिलाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा ब्लेंडिंग कहाँ पे हो रही है, या सबसे ज़्यादा इथेनॉल को प्रोड्यूस करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इथेनॉल के प्रोडक्शन वाले सबसे ज़्यादा स्टेट्स दोस्तों इसमें आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है। ध्यान में रखिए, सरकार ने बहुत सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो हैं उनको रिलैक्सेशन दिया है, कुछ यहाँ पे नॉर्म्स दिए हैं, सब्सिडी दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सके देश के अंदर में पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए। नाउ क्वेश्चन यहीं पर आता है कि इसको लेकर कई बार प्रोटेस्ट भी हुआ है। जो हमारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पर इसको लेकर कुछ क्वेश्चन उठा चुके हैं। उनका कहना यह है कि आप एक तरफ इथेनॉल ब्लेंडिंग की जब बात करते हैं, लेकिन ये देखिए उस इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हमारे एनवायरमेंट के ऊपर में कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इन स्टेट्स के नाम लिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, यहाँ सभी जगह पे इथेनॉल की फैक्ट्रीज खोल रखी हैं। लेकिन इथेनॉल की फैक्ट्री में बोला जाता है भर भर के पानी यूज़ किया जाता है। आप इमेजिन करिए 1 लीटर इथेनॉल को बनाने के लिए 8 से 12 लीटर पानी लगता है। केवल 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 8 से 12 लीटर पानी लगता है। और आंध्र प्रदेश के अंदर में तो जहाँ पर कृष्णा नदी बहती है वहीं पर इथेनॉल की फैक्ट्री बना ली गई है। तो इस नदी से भर भर के पानी निकाला जा रहा है। जब पानी निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वाटर लेवल के ऊपर में स्ट्रेस पड़ रहा है। इवन जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें भी ओवर एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, जिससे वाटर टेबल नीचे जा रहा है। और अगर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो एक तरफ तो आप इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना ये सब फसलें वगैरह बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ पानी नहीं होगा तो पानी से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, खेती के लिए भी पानी चाहिए, सिंचाई कहाँ से मिलेगा? ये एक समस्या हमारे सामने, बड़ी समस्या प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये है तो सर इथेनॉल बनता कैसे है? इथेनॉल के लिए हम लोग यहाँ पर गन्ना लिए, फॉर एग्जांपल गन्ने को फर्मेंट किया, उसके बाद इसको प्योरीफाई किया, इथेनॉल मिला, उसको पेट्रोल में मिला दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, पहुँचा दिया, इस्तेमाल करो अब इसे। समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इथेनॉल फैक्ट्री से जो भी पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसको कोई नहीं देखता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये फैक्ट्री भर भर के गंदगी को निकाल रही हैं और वो नदियों के अंदर में गंदगी को छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियों का पीने का पानी या सिंचाई के लिए पानी को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें गंदगियाँ भरी पड़ी हैं। उसका क्या किया जाए? कोई इस पे विचार नहीं करता, कोई इस पे बात नहीं करता। फिर दूसरी प्रॉब्लम है हैजार्डस एमिशन। भले ही आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिला देंगे तो इससे प्रदूषण कम हो जाएगा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है, लेकिन दूसरी तरफ इथेनॉल को बनाने में भी तो पोल्यूशन हो रहा है। इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में जो हैजार्डस एमिशन है, जिसमें एसिटिल्डिहाइड है, उसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड है, एक्रोलिन है,
ये अपने कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, इनसे कैंसर भी हो सकता है एक इंसान को। फिर थर्ड प्रॉब्लम क्या है, वो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका मेन पर्पस ही प्रदूषण को रोकना है, ये खुद यहाँ पर फेल हो चुका है। इन्होंने इन इंडस्ट्रीज के खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं लिया है। समझ रहे हैं, ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। फिर बात आती है रेगुलेटरी लूप होल्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इथेनॉल के जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, जहाँ पर इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये आज के समय पर रेड कैटेगरी में रखे गए हैं। रेड कैटेगरी का मतलब यहाँ पर यह है कि हाई पोल्यूशन पोटेंशियल है इसके अंदर में, बहुत ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पर ये करते हैं ये पर्टिकुलर फैक्ट्रीज। ठीक है, जब यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सुनवाई नहीं होती है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी फैक्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि भाई यहाँ पर एनवायरमेंट को हम नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। ये क्लियरेंस इनको आराम से मिल जाता है। कोई भी फैक्ट्री यहाँ पर अकाउंटेबल नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ये प्रॉब्लम है। नाउ फिर दूसरी तरफ क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो इंडस्ट्री और एनवायरमेंटल इंटरेस्ट के बीच में एक बड़ा लड़ाई शुरू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि इथेनॉल की इंडस्ट्री खुद ये बात क्लेम करती है, खुद ये बोलती हैं कि जो ये बायोफ्यूल है ये एमिशंस को कम करेगा, प्रदूषण को कम करेगा। ठीक है, इंडस्ट्री का कहना यह है प्रदूषण कम करेगा, फार्मर्स को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि फार्मर्स अगर शुगर केन यानी गन्ने को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अच्छा पैसा मिलता है, क्योंकि वो यहाँ पर बेच देंगे इथेनॉल को बनाने के लिए, है ना। पॉल्यूशन कंट्रोल में एक बड़ा इफेक्टिव मेथड यहाँ पर यह है इथेनॉल को बनाना। हालांकि यहाँ पर जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है इथेनॉल प्रोडक्शन की, वो इसके बेनिफिट से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा घातक है, ऐसा यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है। एनवायरमेंटलिस्ट ये बोलते हैं कि आप इथेनॉल को बना रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एनवायरमेंट को फ़ायदा होगा, लेकिन जितना फ़ायदा होगा कि बेनिफिट्स जो होंगे उससे ज़्यादा तो भाई नुकसान हो जाएगा। क्योंकि चाहे वायु प्रदूषण हो वो भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है, अनाज भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हम अनाज का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूल बनाने के लिए, ताकि इथेनॉल के थ्रू यहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, अपने गाड़ी मोटर को चला सकें। जबकि मार्केट के अंदर इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप ये यूज़ ना कर रहे होते, ग्रेन्स यूज़ ना कर रहे होते, अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे होते तो ज़्यादा बेटर रहता। जब मैं बात करता हूँ ऑल्टरनेटिव की, तो स्पेशली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, हेल्थ है, वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमें इसको एक्सप्लोर करना होगा कि भाई ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक इंसान की हेल्थ ही नहीं रहेगी तो आप उस फील्ड को लेकर क्या करेंगे, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यहीं पर गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस में। यानी ये जो रिलैक्सेशन है, ये फैक्ट्री लगी कैसे? फैक्ट्री तभी तो लगी जब इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया। एनवायरमेंटल क्लियरेंस इतना आसानी से मिला कैसे? क्या कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ? क्या इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? जब हमें दिखाई पड़ रहा है एनवायरमेंट पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या उस समय पर उन क्लियरेंस के दौरान ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था? ठीक है, ये सब करना ज़रूरी भी है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, तो लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, दूसरी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को भी तो ध्यान रखना है। जो चीज़ आपने बनाई है वो कब तक चलेगी? जब इंसान को बर्बाद ही करने लगेगी, एनवायरमेंट को बर्बाद करने लगेगी, आज नहीं तो कल बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा बनाओ जो सस्टेनेबल हो, डेवलपमेंट के साथ में चल सके। तो गवर्नमेंट को बैलेंस अप्रोच करके चलना ज़रूरी है। कुछ एनवायरमेंटल रेगुलेशन की जब बात आती है तो कुछ सख्त रेगुलेशन लाने की ज़रूरी है, ताकि हम जितने भी एथेनॉल इंडस्ट्रीज़ है उसको रेगुलेट कर सकें। जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ है उसको लगाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के बारे में बात करते हैं, जो कोयले वाले पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर में ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर दिया जाए तो उससे सल्फर को रोक लिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं, उसमें पैसा लगाने की ज़रूरत है, ऑल्टरनेटिव बायोफ्यूल्स बनाने की ज़रूरत है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो ये फ्यूल्स हैं इसके ऊपर में जो निर्भरता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो जो रिकमेंडेशन है वो क्या दिया जा रहा है कि भाई वाटर का ध्यान रखें, एनवायरमेंट का ध्यान रखें, और जब भी आप कहीं पर फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनका पार्टिसिपेशन करवाएं, भैया उनका डिसीजन मेकिंग भी ज़रूरी है। और इन सबको भी हटाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लिया जाए तो उससे बेटर क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या करेगा, जो ये निर्भरता है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स के ऊपर में, ये निर्भरता को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। समझ गए? तो यहीं पे क्वेश्चन पता है क्या आता है? क्वेश्चन यही आता है कि शुड इकोनॉमिक ग्रोथ कम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? क्या जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरमेंट को बर्बाद करके होनी चाहिए? इस पर आपके क्या विचार है, आप ज़रूर से यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, चाहे तो एक आंसर लिख के सबमिट कर सकते हैं। तो इंडिया का फ्यूल इथेनॉल प्रोडक्शन और मेज़ को लेकर डिपेंडेंसी हमने डिस्कस कर लिया है। देखो, क्योंकि आजकल होता क्या है,
जो ज़्यादातर इथेनॉल बनाया जा रहा है, इसमें या तो टूटे हुए चावल होते हैं, या गन्ना होता है, या फिर मेज़ होता है। इनसे ही इथेनॉल बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या होगा, हमारी अलग-अलग पॉलिसीज़ पे, क्योंकि हम बात करते हैं मेज़ की, मक्के की, तो इससे इंडिया के मेज़ प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। आज बहुत सारे प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो मेज़ को एक्सपोर्ट भी कर देता है अब इथेनॉल के लिए यहाँ पर, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो जो फार्मर्स हैं वो गन्ना या फिर ये मक्का ही उगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अच्छा पैसा मिलेगा, इथेनॉल यहाँ से बनाया जा सकेगा। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स ढेर सारे हैं। चैलेंजेस यह है, इससे फूड सिक्योरिटी को इशू पड़ेगा, क्योंकि आपने मेज़ के ऊपर में डिपेंडेंसी को ज़्यादा बढ़ा दिया है। समझ रहे हैं, फार्मर्स भी यहाँ पर मेज़ को ही ग्रो करेंगे, दूसरे क्रॉप्स को ग्रो नहीं करेंगे। तो हमें बैलेंस अप्रोच करने की ज़रूरत है कि इथेनॉल पॉलिसीज़ जो हैं उनको एग्रीकल्चर से थोड़ा सा हटने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के जो ऊपर क्रॉप्स के ऊपर में डिपेंडेंसी है, उन क्रॉप से हटकर भी हमारे पास में वेरियस चीज़ें हैं। वेरियस चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर से निकला हुआ कूड़ा, बैम्बू, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। समझ गए? आई होप आपको यहाँ पर भी एक बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये भी यहाँ पे दोस्तों हमारा आर्टिकल हो जाता है ख़त्म। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 14 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर सकते हैं। इवन पॉलिटी के अंदर में भी स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, उसके साथ में इसको लिंक किया जाएगा। मामला क्या है? मामला दोस्तों यहाँ पर यह है कि 10 करोड़ के आसपास जो पेजेस हैं, 10 करोड़ पन्ने, जिसमें हम कह सकते हैं इतिहास है, बहुत सारे हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डिजिटाइज कर दिया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो सारे के सारे पेजेस अवेलेबल हो चुके हैं। ये काम किसने किया है? ये किया है एनआईए है। तो एनआईए कोई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने रिसेंटली 10 करोड़ के आसपास जो यहाँ पर पेजेस हैं दोस्तों, उसको लेकर वर्क किया है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 10 करोड़ पेजेस हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज कर दिया है, और इसके लिए रिसेंटली यहाँ पर एक बड़ा पोर्टल को भी लेकर आया गया है। एक पोर्टल का अनाउंसमेंट किया गया है। वो पोर्टल कौन सा है? उस पोर्टल का नाम है अभिलेख पोर्टल। ठीक है, क्या नाम है? अभिलेख पोर्टल। ये ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ें याद रखनी है उसको मैं साइड में लिख देता हूँ। तो ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर करवा दिए गए हैं। ऑनलाइन आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब एग्जाम में पता है क्या है? एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है ना नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के साथ में। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का क्या काम है? जितने भी हमारे हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उन हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन करना, ये इसका काम है। दूसरी तरफ अगर आप लोग देखोगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्मारक हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है। याद रखिए। याद क्यों रखिए? क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताइए कौन से मंत्रालय के अंदर में एएसआई आता है। अब क्वेश्चन ये है कि एनआईए कौन से मंत्रालय में आता है? सेम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ही यहाँ पर ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया भी आता है। लेकिन अभी यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं दोस्तों, वो भी पढ़ लेते हैं हाथों हाथ रिगार्डिंग नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। आइए, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की जब भी बात होती है तो ध्यान में रखिए, एक ऑफिशियल कस्टोडियन है ऑफ नॉन करेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। सबसे पहला क्वेश्चन, नॉन करेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं? नॉन करेंट रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें कोई सेंसिटिव डेटा नहीं है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, आराम से पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाया जा सकता है। तो ऑफिशियल कस्टोडियन है जहाँ पे नॉन करेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे हमारा हिस्टोरिक वैल्यू, जितने ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखता है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जिसको हमने कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स बोला है। याद रखिएगा, ठीक है। जैसा आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वैसे यहाँ पर यह है कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब बात हो रही है दोस्तों कि एक बहुत बड़ा रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी मतलब यहाँ पे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स भरे हुए रखे हुए हैं। ये पॉलिसी मेकिंग को, हिस्टोरिकल रिसर्च को भी सपोर्ट करता है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया नाम का पूरा जो बॉडी हम लोगों ने क्रिएट किया था, वो 11 मार्च 1891 में क्रिएट की गई थी। और स्टार्टिंग में इसका नाम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नहीं था, इसका नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ये कोलकाता के अंदर था। फिर 1891 में, यानी कोलकाता में शुरू होता है, उसके कुछ साल बाद 1911 के अंदर में कोलकाता से उठाकर इस पूरे हेडक्वार्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दिल्ली के अंदर में। इसलिए आज भी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जब दिल्ली में यहाँ पर कलकत्ता से लेकर आ गए तो सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स थे वो सब ट्रांसफ़र करेगा, और ट्रांसफ़र करने में हमको बहुत साल लग गए।
1911 से 1937 का समय आ गया, तब जाके सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे ट्रांसफ़र करे हम लोगों ने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के अंदर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे इसको लेकर इंपॉर्टेंट एजेंसी, तो याद रखिए दोस्तों, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स को भी यहाँ पर मैनेज करता है। आज यहाँ पे 34 करोड़ से ज़्यादा पेजेस प्रेजेंट है, जिसमें फाइल, वॉल्यूम, मैन्युस्क्रिप्ट, मैप, ट्रीटी, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स, पार्लियामेंट्री डिबेट, सेंसस, ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं और अलग अलग भाषाओं में। जब मैं बात करता हूँ अलग अलग भाषा की, तो संस्कृत, पर्शियन, ओडिया या दूसरी और भाषाओं में भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ही अंडर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है। समझ गए? और आज नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के कुछ रीजनल प्रेजेंस भी है। जैसे एक रीजनल ऑफिस इनका भोपाल में है, बाकी 3 अलग अलग रिकॉर्ड सेंटर्स भी प्रेजेंट है, भुवनेश्वर, जयपुर एंड पुडुचेरी के अंदर। तो रिसेंट का जो इनका इनिशिएटिव है वो है अभिलेख पताल। ध्यान में रखना, अभिलेख पतल ये एक ऐसा वेबसाइट है, एक ऐसा पोर्टल है जहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स, लगभग 2.7 मिलियन रिकॉर्ड्स यहाँ पे करंट समय पर हैं, जिसमें से ढेर सारे रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिया गया है। हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो हमारे उस समय पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उनके प्राइवेट पेपर्स भी इसी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में पब्लिश करे हैं, रजिस्टर करे हैं, जिस वजह से ये रिसेंट समय पर भी चर्चाओं में था। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। लास्ट में दोस्तों, जितना भी डिटेल मैंने शेयर किया है, ये आप लोग जैसे ये PDF देख पा रहे हैं, आपके नोट्स में बनवाता हूँ सारे PDF के अंदर में, चाहे वो इथेनॉल को लेकर हो, चाहे वो NIA को लेकर हो, चाहे वो और भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो। ये सब नोट्स के लिए आप लोग यहाँ पर एक पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एक ऐसा पेड ग्रुप जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। ध्यान में रखिएगा। और वो कैसे? देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके पास में डेटा आता रहे, डेटा स्टोर हो, पढ़ते रहें, रिवाइज कर सकें। तो एक ऐसा ग्रुप है जहां पर आपको PDF दिए जाते हैं, प्रिंटेबल फॉर्म के PDF, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोग यहां पर ले सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना, आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देखना, चेक करना कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। आई होप मज़ा आया है, बहुत कुछ आपको जानने को मिला है। सेशन का अंत करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।